हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल एसपीटी ट्रिपल नाइन। दिस इज विकास और आज के इस लेक्चर में हम लोग डेटा साइंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो आई एम श्योर डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और चैट जीपीटी के बारे में आप सब ने ज़रूर सुना होगा। तो आज हम लोग इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें और टॉपिक्स में डिस्कस करने वाला हूँ जो आपके आसपास हमेशा यूज़ होती हैं और आपने देखी और सुनी है, लेकिन कभी इस नज़रिए से इन चीज़ों को देखा नहीं होगा। डेटा साइंस एक बहुत बड़ी फील्ड है और आने वाला फ्यूचर डेटा साइंस का है। हम सब का फ्यूचर डेटा साइंस का है। सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त स्कोप जो आने वाले टाइम पे होगा वो डेटा साइंस का होगा। सबसे ज़्यादा जो जॉब्स आने वाली हैं मार्केट में वो डेटा साइंस पे बेस्ड होंगी। तो आप डेटा साइंस में अपना करियर बनाएं या ना बनाएं, इसके एप्लीकेशंस इतने ज़्यादा हैं और मार्केट में इतने ज़्यादा एप्लीकेशंस आने वाले हैं कि आप कहीं ना कहीं इससे इंटरेक्ट ज़रूर करेंगे। तो इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेटा साइंस और इसके एप्लीकेशंस के बारे में। साथ में हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और उसके एप्लीकेशंस के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसके अलावा डेटा एनालिटिक्स या फिर डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं वो भी डिस्कस करेंगे। डेटा साइंस प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल क्या है या फिर स्किल्स रिक्वायर्ड क्या है डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए, या फिर पाइथन का क्या रोल है डेटा साइंस में। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा साइंटिस्ट के लिए। तो क्या रोल है ये भी हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डेटा साइंस। डेटा साइंस बेसिकली एक ऐसे फील्ड है जिसमें हम लोग डेटा के बारे में स्टडी करते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जो नॉर्मल डेटा को देख करके पता नहीं चलती हैं। तो इट्स ऑल अबाउट डेटा। हम यहाँ पे साइंस वर्ड यूज कर रहे हैं डेटा के साथ। इसका मतलब डेटा को हम बहुत डीप लेवल पे स्टडी करने वाले हैं और बहुत सारे ऐसे हिडन फैक्टर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे जो हम लोग नॉर्मली नहीं देख पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। सो डेटा साइंस को डिटेल में समझने से पहले कुछ और टॉपिक में डिस्कस करना चाहूंगा। लाइफ में आप कोई भी काम करते हैं, हर एक काम को करने के लिए एक साइकिल रिस्पॉन्सिबल है, या फिर आप कहें कि आप इसको फॉलो करते हैं, दैट इज आईपीओ साइकिल। दैट मीन्स इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। आप कुछ भी आउटपुट चाहते हैं, फाइनल कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आपको उसके लिए कुछ चीज़ें इनपुट करनी पड़ती हैं। इनपुट की गई चीज़ों पे प्रोसेस होता है और फाइनली आपको आउटपुट मिलता है। इसी को हम आईपीओ साइकिल कहते हैं। तो आप क्या इनपुट करते हैं? डेटा इनपुट करते हैं। तो डेटा बेसिकली रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स है जिसे आप किसी प्रोसेस में इनपुट कर रहे होते हैं ताकि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, कुछ आउटकम मिले, कुछ रिजल्ट मिले, या जो भी आप चाहते हैं वो आपको मिल सके, एक्सपेक्टेड आउटपुट आपको मिल सके। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा वो एक्सपेक्टेड आउटपुट मिले, बट कुछ ना कुछ आउटपुट में आपको मिलेगा जिससे आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि एक्चुअल में हमें आगे क्या करना है। तो अगर हम डेफिनेशन वाइज देखें तो हमारे पास जो डेटा है वो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, सभी सारे फैक्ट्स और फिगर्स जो हम किसी प्रोसेस में इनपुट करते हैं। एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेस डेटा कहलाता है, कंप्लीट डेटा कहलाता है, या फिर आप कह सकते हो डेटा दैट इज इन इंटेलिजिबल फॉर्म। जो डेटा कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस के बाद उसको हम लोग इंफॉर्मेशन कहते हैं। और प्रोसेस क्या है? डेटा को इंफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म करने का जो स्टेप है, या फिर आप कहो एक्शन ऑफ थिंकिंग ऑफ कंप्यूटर। वैसे एक्चुअल में कंप्यूटर थिंक नहीं करता है, हम ऐसी कोशिश करते हैं कि हमारा कंप्यूटर थिंक करे। प्रोसेस उसी को हम कहते हैं जिसमें वो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलने की कोशिश करता है। तो देखिए, आप और हम सब अलग अलग तरह का डेटा जनरेट भी करते हैं। पर डे, हर एक सेकेंड, हर एक मिनट, हर एक घंटे में हम लोग ढेर सारा डेटा जनरेट कर रहे हैं और ढेर सारा डेटा कलेक्ट भी करते हैं और प्रोसेस करते हैं और कुछ आउटकम निकालते हैं एवरी डे। कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम आप उठा लो और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप ढूंढते हो, तो आप उसका सबसे पहले डेटा कलेक्ट करते हो, उसे प्रोसेस करते हो और फिर फाइंड आउट करते हो कि एक्चुअल में हमें क्या करना है। जैसे मान लो आपको कॉफी बनानी है, तो कॉफी आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन, एक आउटपुट होगा और उसका जो बॉइलिंग प्रोसेस है वो होगा प्रोसेस, और उसके लिए आप कुछ चीज़ें इनपुट करोगे जैसे कि शुगर है, जैसे कि वाटर है, जैसे कि मिल्क है। ये सब चीज़ें आप उस पर ऐड करोगे, तो ये डेटा है जो इन्फॉर्मेशन में बदलने के लिए प्रोसेस पे जाने वाले हैं, इनपुट हो रहे हैं। ऐसे ही मान लीजिए कि आप अपने करियर में कुछ फाइंड आउट करना चाहते हैं कि आप आगे किस फील्ड में करियर बनाएं। तो आप खुद से अपने इंटरेस्ट को समझते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन को समझते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप किसी फ्रेंड से डिस्कस करते हैं। अगर आपका फ्रेंड भी बहुत अच्छा सजेशन नहीं दे पाता है तो आप किसी करियर काउंसलर के पास जा सकते हैं। करियर काउंसलर जो है वो आपसे बेटर डेटा एनालिसिस कर सकता है क्योंकि उसके पास मार्केट का डेटा है, किस फील्ड में ज़्यादा स्कोप है वो समझता है और बहुत सारे लोगों को वो डील करता है। तो आपकी नीड क्या है, कंसर्न क्या है, आपका जो पोटेंशियल है वो कैसा है, आपका इंटरेस्ट कैसा है, ये सारी चीज़ें वो समझने की कोशिश करता है। तो बेसिकली वो सब आपसे पूछता है, मीन्स ये डेटा कलेक्शन है। वो आपसे डेटा कलेक्ट करता है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपसे रिलेटेड है, इंटरेस्ट क्या है आपका, नीड क्या है आपकी, ये सब आपके लिए, उसके लिए डेटा है।
इसके अलावा मार्केट का डेटा उसके पास पहले से है, इन सारे डेटा को मिला करके वो उसको प्रोसेस करके फाइनली आपको सजेस्ट करता है। या फिर इसके अलावा आप किसी जज को देखते हैं तो वो भी अलग अलग जो एडवोकेट है, जो अपनी आप कह सकते हो कि दलीलें रख रहे होते हैं, तो उनको वो कलेक्ट करता है, सभी आर्ग्यूमेंट्स को सुनता है, उन आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पे ही तो वो डिसीजन लेता है। गलत डिसीजन ले, सही डिसीजन ले, डजेंट मैटर, बट उसने डिसीजन जो आर्ग्यूमेंट्स उसको दिए गए हैं उनके बेसिस पे उसने लिया है, तो वो सारा उसने रिसीव किया, उसके लिए वो डेटा था, उसने प्रोसेस किया और फाइनली आउटपुट निकाला। या फिर किसी डिटेक्टिव या किसी पुलिस ऑफिसर या फिर सीआईडी ऑफिसर या किसी स्पाई को आप देखते हैं, ये भी क्या करते हैं, ये कहीं पे कोई क्राइम होता है तो अलग अलग तरह के डेटा को कलेक्ट करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं, समझते हैं, फिर उनमें कड़ियों से कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, हिडन पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं, और तभी वो किसी फाइनल डिसीजन तक पहुंचते हैं। तो जितना बेहतर डेटा एनालिसिस आप कर पाओगे, जितना अच्छा डेटा कलेक्ट कर पाओगे, आप उतना अच्छा आउटपुट निकाल पाओगे। यही सब डेटा एनालिसिस का प्रोसेस है जो हम लोग रियल लाइफ में कर रहे होते हैं, और डेटा साइंस के अंडर में यही सब आता है। बस डेटा साइंस बेसिकली टेक्नोलॉजी से रिलेट करता है तो हम उसको टेक्निकली सोचते हैं, अदरवाइज रियल लाइफ में हम सब डेटा एनालिस्ट हैं, हम सब डेटा साइंटिस्ट हैं, अलग अलग लेवल पे डेटा को प्रोसेस करते हैं और अलग अलग तरह के आउटपुट निकालते रहते हैं। तो जो डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं, डेटा हम जनरेट करते हैं सोशल मीडिया साइट पे, या फिर आप देखोगे आप शॉपिंग साइट पे अपना डेटा प्रोड्यूस करते हो, किसी तरह का कुछ परचेज करते हो तो कई तरह के डेटा उसको देते हो, प्रोवाइड करते हो, तो वो वेबसाइट क्या करती है, आपका डेटा कलेक्ट करती है। आज के टाइम पे इतना ज़्यादा डेटा जनरेट हो रहा है सोशल मीडिया साइट पे, वेबसाइट्स पे, हर किसी के पास मोबाइल है, पहले नहीं हुआ करता था। तो आज का जो डेटा है इतना लार्ज अमाउंट में है और इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा है कि उस डेटा को बिग डेटा कहा जाता है। तो आज के टाइम पे डेटा जो है वो बिग डेटा बन गया है। इसीलिए डेटा को स्टडी करने का जो प्रोसेस है, जो फील्ड है, उसको हम डेटा साइंस बोल रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट डेटा, ऑल द थिंग्स आर डिपेंड ऑन डेटा, कि डेटा हमारा कितना कॉम्प्लेक्स है और कितना ज़्यादा वॉल्यूम में है। इसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि हम उस पर किस लेवल का प्रोसेस करने वाले हैं और किस तरह के सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हैं। डेटा दो तरीके का होता है, डिफाइंड है, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड डेटा टेबुलर फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में होता है, रो और कॉलम्स में, जिसका लेबल पहले से डिसाइडेड है, उसकी कैटेगरी पहले से डिसाइडेड है, तो हम उसको सुपरवाइज कर सकते हैं कि इसमें किस तरह की कैटेगरी का डेटा है। लेकिन जब डेटा अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है, लाइक उसमें कोई लेबल नहीं है, वो इमेज हो सकती है, वीडियो हो सकता है, या कोई एनिमेशन, या कोई टेक्स्ट फॉर्म पे डेटा। मान लो आप किसी को ईमेल करते हो तो ईमेल में जो डेटा है वो अनस्ट्रक्चर्ड है, या आप ट्वीट करते हो, फेसबुक पे पोस्ट करते हो, ये सब टेबल फॉर्मेट में डेटा नहीं है, ये सब डेटा अनस्ट्रक्चर्ड है। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है और उसको प्रोसेस करना और उससे आउटपुट निकालना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। सोच के देखिए कि किसी टॉपिक पे अगर आपने उस पे पोल रखा हुआ है, ट्विटर पे रखा हुआ है, फेसबुक पे रखा हुआ है, आप लोगों से ये पूछ रहे हो कि भाई इस टॉपिक के बारे में आप सभी लोग अपनी राय दीजिए, तो सब लोगों ने अपनी अपनी राय दी हुई है, तो आपको सबके मैसेजेस पढ़ने पड़ेंगे। सोचो, पढ़ करके आप डिसाइड कर पाओगे, इतने सारे वर्ड वो टाइप करेंगे, तब आप डिसाइड कर पाओगे कि एक्चुअल में कौन किस टॉपिक पे क्या कहना चाह रहा है। लेकिन अगर यही रो और कॉलम में डेटा रख दिया जाए तो वो उस डेटा को समझना और प्रोसेस करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड डेटा ये मिल करके इसकी कॉम्प्लेक्सिटी डेटा को बिग डेटा बनाती है, और बिग डेटा को प्रोसेस करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब देखिए, अगर आपका डेटा बहुत कम है, जैसे कि पहले होता था, नॉर्मल डेटा है, सिंपल डेटा है, तो एक पर्सन हायर करके कंपनी के अंदर आप उस डेटा को प्रोसेस करा सकते हैं। यानी कि डेटा कम है तो उसे आउटपुट नॉर्मल से निकलेगा तो ह्यूमन बींग्स उसको प्रोसेस कर सकता है और कॉपी और पेन यूज करके कैलकुलेशंस कर सकता है, आउटकम निकाल सकता है, डिसीजन ले सकते हैं हम। बट जब डेटा ज़्यादा बड़ा हो जाता है तब ह्यूमन बीइंग उसको प्रोसेस नहीं कर पाता, उसको समझ नहीं पाता, तो हमें सॉफ्टवेयर्स की नीड होती है। बहुत तरह के सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं, जैसे कि MS एक्सेल, पावर BI, टैब्ल्यू, SQL, ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। या फिर आपने देखा होगा टैली, टैली भी यूज़ होती है, एक तरह का डेटा एनालिसिस के लिए ही है। वो डेटा को कलेक्ट करते हैं, सॉफ्टवेयर हमारा प्रोसेस करके अलग अलग तरह के आउटपुट जनरेट करता रहता है। तो अकाउंट्स के बेस, हम लोग अकाउंटिंग को मैनेज करने के लिए बिजनेस में यूज करते हैं टैली को, बट ये एक्सेल, पावर BI, टैब्ल्यू, SQL ये प्योर डेटा एनालिसिस के लिए यूज होते हैं, बहुत ही अच्छे सॉफ्टवेयर हैं। तो जब आप इन सॉफ्टवेयर टूल्स को यूज करके डेटा को प्रोसेस करते हो तब आप डेटा एनालिस्ट कहलाते हो। ठीक है, डेटा एनालिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो सॉफ्टवेयर्स को यूज करता है और सॉफ्टवेयर यूज करके डेटा को प्रोसेस करके आउटकम दे देता है। तो जिस कोर्स के अंडर में इसको हम पढ़ते हैं उसे डेटा एनालिटिक्स कहते हैं, मींस डेटा एनालिसिस थ्रू टूल्स। लेकिन जब डेटा और यानी कि बिग डेटा बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे चला जाता है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ जाती है, तब ये टूल्स भी वहाँ पे फेल हो जाते हैं। फिर हमें क्या करना होता है,
हमें अपनी प्रॉब्लम के स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता है। देखो होता क्या है कि एक्सेल एक ऐसे सॉफ्टवेयर, पावर भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हर बिजनेस के हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। तो इसलिए ये किसी एक प्रॉब्लम में स्पेशलाइज्ड नहीं है, स्पेशलिस्ट नहीं है ये किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, क्योंकि ये हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। लेकिन जब कोई एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी होती है तो उस प्रॉब्लम का स्पेशलिस्ट ढूंढना पड़ता है। तो वही यहां पे हमें करना होता है। हम क्या करते हैं, जब डेटा बड़ा हो जाता है, हमारी प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है, तब हम प्रॉब्लम स्पेसिफिक प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर डिजाइन करने की कोशिश करते हैं, जिसे मॉडल कहा जाता है टेक्निकली। हम एक सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बना रहे होते हैं जो हमारी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्पेशलिस्ट होता है। वो सिर्फ एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा जो प्रॉब्लम के लिए हम उसको बना रहे हैं। तो एक ही प्रॉब्लम के लिए बना है तो उस प्रॉब्लम को वो ज्यादा बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकता है। तो एक्चुअल में ये काम करने के लिए यानी मॉडल बनाने के लिए हम पाइथन लैंग्वेज यूज करते हैं और मशीन लर्निंग की एल्गोरिदम्स यूज करते हैं। तो जब आप मशीन लर्निंग की एल्गोरिदम यूज करके, पाइथन लैंग्वेज यूज करके कोडिंग करके कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो, तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की झलक होती है। मतलब वो काफी हद तक इंसान के दिमाग की तरह सोचने के और डेटा को कलेक्ट करके प्रोसेस करने की कोशिश करता है। मतलब कि इंसान का दिमाग, ह्यूमन बींग्स का जो ब्रेन है, वो जिस तरीके से फंक्शन करता है उसी तरीके से हमारा प्रोग्राम काम करने की कोशिश करता है, बहुत नॉर्मल लेवल पे। तो हम उसको बोलते हैं एआई। अब एआई किस लेवल का होगा ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी अच्छी कोडिंग करी है, कौन सी मशीन लर्निंग यूज करी है, किस लेवल की यूज करी है। बट अगर नॉर्मल लेवल भी है तो उसको हम एआई कहेंगे। लेवल अलग अलग है एआई के, वीक लेवल है, स्ट्रॉन्ग लेवल है, सुपर लेवल है। तो ये हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। तो डेटा साइंस बेसिकली क्या है? डेटा साइंस मैथमेटिक्स यानी स्टैटिस्टिक्स आपको उसके लिए थोड़ी सी पढ़नी पड़ती है, और साइंटिफिक कंप्यूटेशंस आपको पढ़ने पड़ते हैं कि साइंटिफिकली कैसे कैलकुलेशंस होते हैं, कंप्यूटेशनल स्टेप्स कैसे बनाए जाते हैं, मेथड्स क्या हैं, एल्गोरिदम्स कैसे काम करती हैं। इन सब को यूज करके हम अपने डेटा को एक्सप्लोर करते हैं। डेटा किसी भी तरह का हो सकता है, नॉइजी डेटा मतलब उसमें बहुत सारी एनोमलीज हैं, डिस्क्रिपेंसीज हैं, मिस्टेक्स हैं, उनको नल वैल्यूज हैं उनको हैंडल करना है, उन मिस्टेक्स को करेक्ट करना है। तब जाके हमारा डेटा फाइनल प्रिपेयर होता है, स्ट्रक्चर्ड हो या अनस्ट्रक्चर्ड हो। अगर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है तो उसको स्ट्रक्चर्ड वे में पहले लेके आना होता है, समझना होता है, उसको कैटेगराइज करना होता है, क्लासिफिकेशंस करने होते हैं। तो इस इतने बड़े डेटा को क्लासिफाई करके समझ के उससे आउटकम निकालना, ये डेटा साइंस के अंडर में आता है। तो डेटा एनालिस्ट जो टूल यूज करता है वो भी एक तरह का डेटा साइंस साइंटिस्ट है, बस वो फेज वन है, मतलब स्मॉल लेवल का डेटा साइंटिस्ट। जो एक्चुअल डेटा साइंटिस्ट है वो प्रोग्रामिंग की फील्ड में आता है, वो पाइथन सीखता है, वो मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम यूज करता है और मॉडल्स बनाने का काम करता है। तो डेटा साइंस में हम लोग बेसिकली यही काम कर रहे होते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, उसे प्रोसेस करना चाहते हैं ताकि हम कुछ ऐसी चीजें पता कर सकें, या कुछ प्रॉब्लम बिजनेस की है उसको सॉल्व कर सके, पता कर सके कि हम कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो किसी भी बिजनेस में जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी कह रही है कि उसकी सेल बहुत ज्यादा डाउन हो रही है, उसे पता करना है कि ये सेल अचानक से क्यों डाउन हो रही है। तो वो किसी डेटा साइंटिस्ट को ढूंढेगा, अपनी कंपनी का सारा डेटा उसे प्रोवाइड करेगा और उसे बोलेगा कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है। तो हम उसको बोलेंगे कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम रिसीव करते हैं, फिर उस पर डेटा प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे डेटा को कलेक्ट करने से लेकर के आउटपुट निकालने तक, उन सभी स्टेप्स को कलेक्ट करके एक स्टैंडर्ड प्रोसेस बनाया गया है, उसको क्रिस्प डीएम मॉडल कहते हैं। क्रॉस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉर डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग का मतलब यहाँ पे डेटा एनालिसिस से है। डेटा को आप कहाँ से उठाने वाले हो, यानी कि कलेक्ट करने वाले हो, अलग अलग सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करोगे, फिर उस डेटा से हिडन फैक्ट्स और पैटर्न्स पता करने की कोशिश करोगे। तो उसके लिए जैसे कि नमपाई या पेंडास जैसी लाइब्रेरी यूज करोगे, मेथड्स यूज करोगे, कैलकुलेशंस करोगे, नए कॉलम बनाओगे, पुराने जो अननेसेसरी के कॉलम है उनको डिलीट करोगे। इस तरह के बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसे हम बेसिकली ईडीए कहते हैं, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। तो ये सब डेटा माइनिंग कहलाता है। तो डेटा माइनिंग का मतलब यहाँ पे सिंपल से समझिए कि डेटा एनालिसिस का जो प्रोसेस है उसी को हम डेटा माइनिंग कह रहे हैं। तो वैसे थोड़ा सा डिफरेंस होता है डेटा एनालिसिस और डेटा माइनिंग में। डेटा माइनिंग में स्टेप्स ज़्यादा हैं कि आप स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जो कुछ भी कर रहे हो सब डेटा माइनिंग के अंडर में आ जाता है। तो क्रिस्प डीएम मॉडल कहता है कि आपको सबसे पहले बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग रखनी है, मतलब कि स्टडी करना है, क्योंकि जिस बिजनेस की प्रॉब्लम आपके पास आएगी आपको पहले उस बिजनेस के बारे में तो समझना होगा। अगर आप बिजनेस के बारे में अच्छे से नहीं समझ पाते हैं तो आप उस बिजनेस के डेटा को प्रोसेस ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बिजनेस कैसा है, उस बिजनेस के कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे उसकी स्कोप क्या है उस बिजनेस के, किस तरह की कस्टमर उसको मिलते हैं, किस लेवल के कस्टमर उसको मिलते हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी।
तभी आप अच्छा आउटकम निकालोगे, उस डेटा को प्रोसेस कर पाओगे। तो डेटा साइंटिस्ट का काम होता है कि वो सबसे पहले उस बिजनेस की प्रॉब्लम को रिसीव करेगा, तो बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग रखेगा। फिर जो डेटा उसको मिला है उस डेटा की अंडरस्टैंडिंग में क्या करेगा, डेटा को समझेगा, उसका कैटेगराइजेशन, उसके डेटा टाइप्स के बारे में, उसके साइज के बारे में, उसके शेप के बारे में, उसके डायमेंशंस के बारे में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब वो डेटा के बारे में समझेगा। तो बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग, फिर डेटा की अंडरस्टैंडिंग, और जब आप डेटा को अंडरस्टैंड करते हो उसके बाद आपको डेटा को प्रिपेयर करना होता है, ताकि फाइनलाइज करके आप उस डेटा में एक्यूरेटली ये बता सको कि इसमें कितने कॉलम हैं, किस कॉलम में किस टाइप का डेटा है, किस टाइप की वैल्यू है, रेंज क्या है, साइज क्या है, शेप क्या है। तो हम उसको फाइनल डेटा बोलते हैं। क्योंकि जब आप मॉडल बनाओगे, मॉडल मतलब वो सॉफ्टवेयर बनाओगे जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है, उसके लिए बहुत ही एक्यूरेट डेटा चाहिए होता है। तो आपको डेटा प्रिपेयर करना है और उसे फिर मॉडलिंग करनी है, मॉडल बनाना है, सॉफ्टवेयर बनाना है, कोडिंग पाइथन का यूज़ करके और एमएल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का यूज़ करके। जब आपका मॉडल बन जाएगा तब आप उसको इवैल्यूएट करोगे, अलग अलग तरह के टेस्ट डेटा दे करके उसे टेस्ट करोगे कि ये सही आउटपुट दे रहा है कि नहीं। और जब वो देखो, हम जो मॉडल बनाते हैं, जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना, उस पे दो दो तरह का डेटा यूज़ करते हैं, एक ट्रेनिंग डेटा और एक टेस्ट डेटा। जैसे कि मान लो किसी कंपनी की सेल है, हमें ये पता करना है कि इन फ्यूचर ये कितनी सेल देगा, 6 महीने बाद सेल कैसी होगी इसकी। तो हम पिछले 2 सालों का डेटा उठाएंगे या 10 सालों का डेटा उठाएंगे, उसमें से 8 साल का डेटा उस अपने सॉफ्टवेयर को दे करके ट्रेन करेंगे कि भाई जब हमने इतना खर्चा किया तब इतनी सेल हुई, इतना प्रॉफिट हुआ, हर चीज़ का, यानी पिछले 8 सालों का डेटा दे करके उसको ट्रेन करेंगे, ट्रेनिंग देंगे। और फिर जो 2 साल बचे हुए डेटा है उसका यूज़ करके उसको टेस्ट करेंगे कि ये हमारा आउटपुट सही दे रहा है कि नहीं। तो पहले तो आप किसी भी तरह की, आपको भी जैसे हम टेस्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, आप हमारे पास 10 क्वेश्चन है, हम आपको 8 क्वेश्चन सिखाएंगे पहले कि देखो 8 क्वेश्चन ऐसे ऐसे हैं, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ऐसे सॉल्व करना है। फिर बचे हुए 2 क्वेश्चन से हम आपको टेस्ट करेंगे कि भाई अब इसको सॉल्व करके इसका आंसर दो। तो वही चीज़ हम यहाँ करते हैं कि हम जो सॉफ्टवेयर या मॉडल बनाते हैं उसमें से पुराना हिस्ट्री डेटा उठा करके उसको ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेन सेट डेटा सेट बोलते हैं उसको, और हमारा मॉडल ट्रेन हो जाता है तो हम टेस्ट डेटा सेट उठा के उसे टेस्ट करते हैं। अगर वो एक्यूरेट आंसर दे रहा है तब हम उसको आगे का डेटा दे करके उसे पूछेंगे कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है। तो एक्यूरेसी मैच कराएंगे कि उसकी एक्यूरेसी अच्छी होगी, 80% 90% एक्यूरेसी होगी, तब हम कहेंगे हमारा मॉडल अच्छा है। अगर एक्यूरेसी उसकी नहीं हो रही है इतनी, तो हम डेटा को फिर से प्रिपेयर करेंगे, फिर नए कॉलम बनाएंगे और ये प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे जब तक हमारी मॉडल की एक्यूरेसी बेटर नहीं हो जाती। और अगर हमारे मॉडल की एक्यूरेसी बेटर है तो फाइनली हम उसे डिप्लॉय कर देते हैं एक्चुअल एनवायरनमेंट में, जिसके लिए उसको बनाया गया है, जिस बिजनेस के लिए उसको बनाया गया है, तो वहाँ पे उसको डिप्लॉय कर देते हैं। तो ये पूरा क्रिस्प डीएम मॉडल होता है जिसे हमें फॉलो करना होता है जब हम डेटा एनालिसिस करते हैं। तो इसके बाद देखो टाइप्स ऑफ एनालिसिस, हम लोग कितने टाइप की एनालिसिस करते हैं वो भी समझना ज़रूरी है। तो 4 तरीके का डेटा एनालिसिस होता है बेसिकली। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, ये वो स्टेप है या वो एनालिसिस है जहाँ पे हम किसी भी घटना के घटने के बाद ये पता करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है जब ये पता करना है तो आप उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। बहुत ही सिंपल सा रियलिस्टिक एग्जांपल आप सोच के देखो कि आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम के बाहर अचानक से अगर बहुत सारा नॉइज, बहुत सारा शोर शराबा होने लग जाए, तो आप सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा कि एक्चुअल में क्या हुआ है। ये जानने के लिए आप रूम के बाहर जाओगे, किसी से पूछोगे या फिर जहाँ पे वो घटना घटी है वहाँ जाओगे। तो आप क्या करोगे, लोगों से पूछ के डेटा कलेक्ट करोगे, या फिर वहां देख करके आंखों से या सुन करके कानों से डेटा कलेक्ट करोगे। ये डेटा का कलेक्शन है, एक्चुअल स्टेप है डेटा का कलेक्शन का। आप डेटा कलेक्ट करोगे और उसके बेसिस पे आपका दिमाग प्रोसेस करेगा कि अच्छा हाँ, 2 लोगों की लड़ाई हुई है, इस वजह से इतना शोर शराबा हो रहा था। तो क्या हुआ है ये पता करने की कोशिश करोगे, तो उसको डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कहते हैं। बिजनेस में भी ऐसा होता है कि जो एक अकाउंटेंट है बिजनेस का, वो पूरे साल का डेटा कलेक्ट करके एक मार्च के महीने में जब क्लोजिंग होती है तो वहाँ पे वो क्या करता है, पता करने की कोशिश करता है क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, ठीक है, कितना हुआ है। तो ये डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है, हम डेटा ले करके, रिसीव करके, कलेक्ट करके और डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ है। फिर आता है डायग्नोस्टिक एनालिसिस, जिसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों हुआ है। जैसे कि वो 2 लोग लड़ाई कर रहे हैं तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों लड़ाई कर रहे हैं ना, उसका रीजन क्या है। वैसे ही बिजनेस में अगर लॉस हुआ है तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई लॉस क्यों हुआ है। तो हम पिछले 2-3 सालों का, 4 सालों का डेटा उठाएंगे कि पिछले साल तो ऐसा नहीं हुआ था, इस साल हुआ है, तो क्या चेंजेस आए हैं। तो हो सकता है कि मार्केट में उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट कम हो गई हो, या और कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने कोई अच्छे ऑफर निकाले हैं,
इस तरह का कुछ भी हो सकता है। तो हम अपनी कंपनी के अंदर का डेटा प्रोसेस करेंगे, कलेक्ट करेंगे, या फिर हम मार्केट के कॉम्पिटिटर्स हैं उनका डेटा, कस्टमर्स का डेटा कलेक्ट करने के, उनके इंटरेस्ट को समझने की कोशिश करेंगे। यही सब डेटा एनालिसिस कहलाता है। तो हम ये सारा डेटा रिकॉर्ड करेंगे, लोगों का इंटरेस्ट और मार्केट में कॉम्पिटिटर्स क्या हैं, कौन क्या कर रहा है, और हमारी कंपनी के अंदर प्रोडक्ट की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, या कुछ प्रॉब्लम हुई है, जो इनसाइड प्रॉब्लम होती है बिजनेस की। तो ये सब डायग्नोस्टिक एनालिसिस हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो हुआ है वो क्यों हुआ। एंड थर्ड इज प्रिडिक्टिव एनालिसिस। यहाँ पे हम फ्यूचर में प्रिडिक्शंस करने की कोशिश करते हैं कि इन फ्यूचर क्या होगा। जैसे एक अकाउंटेंट से हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि भाई आने वाले टाइम में हमारी सेल कैसी होगी। तो पिछले साल का डेटा या पिछले 10 सालों का डेटा दे करके हम क्या करते हैं, डेटा साइंटिस्ट से, डेटा एनालिस्ट से पूछने की कोशिश करते हैं कि बताओ भाई अगले साल हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना बढ़ेगा। तो पुराने डेटा के बेस पे हम फ्यूचर का प्रेडिक्शंस करते हैं, उसको हम प्रेडिक्टिव एनालिसिस कहते हैं। यही काम वेदर डिपार्टमेंट करता है। देखो, मौसम की जानकारी आपको कैसे मिलती है, वो एक प्रेडिक्टिव एनालिसिस है। या फिर शेयर मार्केट में शेयर के प्राइस क्या कितने रहने वाले हैं, लोग इसका अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं, वो भी एक प्रेडिक्टिव एनालिसिस है कि इन फ्यूचर कितना रेट रहेगा। तो इस टाइम पे क्या घटनाएं घट रही हैं मार्केट में, किसका किस पे इम्पैक्ट आने वाला है। इट्स ऑल अबाउट डेटा एनालिसिस। तो अब देखो, मौसम की जानकारी आपको कैसे मिल जाती है। ऊपर जो सैटेलाइट लगी है अर्थ के ऊपर, वो सैटेलाइट मौसम, ऊपर जो मौसम है, जो क्लाउड की सिचुएशन है, जो टेम्परेचर है, जो ह्यूमिडिटी है, जो विंड स्पीड है, ये सारी चीज़ें हर एक सेकेंड में वहाँ से ट्रांसफ़र कर रही है। हज़ारों जीबी का डेटा ऊपर से सैटेलाइट ट्रांसफ़र कर रही है, नीचे कलेक्ट कर करके कई किलोमीटर एरिया का डेटा वो रिसीव करके भेजती है। यहाँ सुपर कंप्यूटर्स डेटा को रिसीव करता है और उसी डेटा के बेसिस पे वो बता देता है कि आने वाले 3 दिनों में ऑरेंज अलर्ट रहेगा, रेड अलर्ट रहेगा, बारिश ज़्यादा होगी, कम होगी। ये प्रिडिक्टिव एनालिसिस कहलाता है। इसके बाद आता है फोर्थ स्टेप में प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, जिसमें हम फ्यूचर में जो होने वाला है उसका सोल्यूशन क्या है उसको बदलने की कोशिश करते हैं, अपने फेवरेबल बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो बिजनेस में हमारा जो एनालिस्ट है उसने प्रेडिक्टिव एनालिसिस करके ये बताया कि आपकी सेल अगले साल डाउन होने वाली है, या आपका प्रॉफिट इस साल अभी इतना हुआ है, अगले साल भी इतना ही रहेगा। तो हम उससे कहेंगे कि भाई नहीं, हम इससे ज़्यादा चाहते हैं, हम इसको डबल करना चाहते हैं। या जो लॉस होने वाला है हम चाहते हैं वो लॉस ना हो, प्रॉफिट ही हो। तो बताओ हमें क्या करना चाहिए। तो अगेन वो डेटा को कलेक्ट करेगा, उसी डेटा को चेंज करके प्रोसेस करके समझने की कोशिश करेगा कि आपको कुछ एम्प्लॉयज़ निकाल देने चाहिए, आपको कुछ एक्सपेंसेस कम करने चाहिए, आपको इस तरह के एडवर्टीजमेंट करने चाहिए, आपको ऐसे ऑफर्स निकालने चाहिए। तब जाके फ्यूचर में ये जो लॉस होने वाला है इससे आप बच सकते हैं, या फिर जो प्रॉफिट है उसको डबल किया जा सकता है। तो ये प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है। हम प्रिस्क्राइब करते हैं, हम बताते हैं, सजेशंस देते हैं, सोल्यूशन देते हैं। तो प्रिडिक्टिव एनालिसिस से फ्यूचर में प्रिडिक्शन करके दिखाता है कि ऐसा होगा, बट ऐसा ना हो, हमारे अकॉर्डिंग हो, वो प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस बताती है। अब देखो, सब जगह नहीं हो सकता। अब जैसे कि मौसम की जानकारी आपको मिली कि आप कल बारिश होने वाली, तो वहां पे आप नहीं कर सकते प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। क्यों? क्योंकि अगर बारिश होने वाली तो वो तो होगी ना। क्योंकि अगर आप प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करके ये बता भी दें कि भाई ह्यूमिडिटी का जो परसेंटेज है वो 100 से कम करना है, आपको 50% कर दो, विंड स्पीड इतनी कम कर दो, टेम्परेचर इतना कम कर दो, तो बारिश नहीं होगी। तो अब ये जो करना है, ये क्या आप ऊपर जाके कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो जो होना है वो तो होके रहेगा। इसलिए यहाँ पे प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का कोई मतलब खास नहीं होता, क्योंकि हम वहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं। बारिश होनी है तो होगी। लेकिन जो बिजनेस है ना, वहाँ पे तो हम कर सकते हैं, वहाँ पे हम चेंजेस कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि हमें सॉल्यूशंस में क्या चाहिए होगा, क्या इसका सॉल्यूशन हमें यूज़ करना चाहिए। तो ये सभी तरह के एनालिसिस अलग अलग लेवल पे होते हैं, और लेवल क्या होगा, हम टूल यूज़ करेंगे, हम ह्यूमन बींग्स का यूज़ करेंगे, या फिर हम किसी मॉडल को डिज़ाइन करेंगे, ये सब डेटा बताएगा, डेटा कितना ज़्यादा है और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। सो नेक्स्ट लेवल आता है कि डेटा एनालिसिस के लिए जब आप मशीन लर्निंग पे जाते हो, जब आप पाइथन को यूज़ करते हो, तो आपको कोडिंग प्लस एल्गोरिदम यूज़ करके एक मॉडल बनाना होता है, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। तो दो तरह की मशीन लर्निंग होती है। मशीन लर्निंग का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे कि इंसान किसी चीज़ को सीख लेता है ना देख करके, वैसे ही हम चाहते हैं कि हमारा मशीन, हमारा कंप्यूटर, हमारा सॉफ्टवेयर भी चीज़ों को देख करके सीख ले। इसी को मशीन लर्निंग कहते हैं। जैसे कि जो लर्निंग प्रोसेस है ना, ये बेसिकली बताता है इंटेलिजेंसी को, आप कितने इंटेलिजेंट हैं। अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो आपके अंदर लर्निंग प्रोसेस होगा।
जैसे कि हम आप क्या करते हैं, मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि आप जिस रूम में बैठे हैं वहाँ पे 10-15 लोग और बैठे हुए हैं। आप सोचो कि कोई रूम के बाहर, मान लो आप अपने कॉलेज में बैठे हैं, कहीं किसी कैंपस में बैठे हैं, तो आपको एक एक करके बुलाया जा रहा है। तो एक बंदे को बुलाया गया, एक पर्सन को बुलाया गया और वो बाहर गया वहाँ पे, और जैसे ही वो बाहर गया वहाँ से बहुत ज़्यादा चिल्लाने की, चीखने की आवाज़ आई और फिर शांत हो गया। फिर उसके बाद दूसरे पर्सन को बुलाया गया, दूसरे कैंडिडेट को बुलाया गया, वो भी गया और सेम पैटर्न रिपीट हुआ कि वो वहाँ से चिल्लाया, बहुत तेज चीखने की आवाज़ आई और फिर वो शांत हो गया। अब थिंक अबाउट इट कि अब थर्ड पर्सन को बुलाया जाएगा तो क्या थर्ड पर्सन जाएगा बाहर? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसने वॉइस सुनी, आवाज़ सुनी वो जो चीखने की, और उससे उसने एनालिसिस किया कि वहाँ पे कुछ डेंजर है, कुछ खतरा है, इसलिए वो डिसीजन ले लेगा। इसको हम बोलते हैं लर्निंग प्रोसेस। हम क्या करते हैं, हम सुनते हैं, सुन करके सीख सकते हैं। हम देखते हैं, हम देख करके सीख सकते हैं। पुरानी घटनाओं से हम सीख के कुछ नए पैटर्न बना लेते हैं, कुछ डिसीजन ले लेते हैं, और यही लर्निंग प्रोसेस हमें इंटेलिजेंट बनाता है। अब सही और गलत डिसीजन लेना ये अलग बात है। हम डिसीजन ले रहे हैं, हम सीख रहे हैं, हम सही सीखे गलत सीखे डजेंट मैटर। अगर हम कुछ भी सीख रहे हैं तो हम इंटेलिजेंट कहलाते हैं। वो गलत हो सकता है, सही हो सकता है। तो लर्निंग प्रोसेस में सही गलत के पैरामीटर्स नहीं होते हैं, सिर्फ सीखना होता है कि हम कुछ सीख रहे हैं। तो अगर हमारी मशीन भी इस तरीके की हो तो हम उसको बोलेंगे कि हमारे मशीन के पास मशीन लर्निंग आ गई है, लर्निंग कैपेबिलिटी आ गई है। और यही बेसिकली इंटेलिजेंस की शुरुआत है, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। क्योंकि हमारी मशीन आर्टिफिशियल है तो उसके अंदर आर्टिफिशियली आ रहा है ये, तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो मशीन को लर्निंग प्रोसेस सिखाने के लिए कि वो सीख सके, खुद से सीख सके, डेटा उसको दें और डेटा में चीज़ें हैं वो खुद से खुद को इम्प्रूव कर सके, इसी को सिखाने के लिए हमारे पास दो अलग अलग प्रोसेस हैं, सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग। जब हम अपनी मशीन को, कंप्यूटर को डेटा सुपरवाइज करके देते हैं, हमें डेटा का क्लासिफिकेशन पहले से पता होता है, या उसका रिग्रेशन पहले से पता होता है, या फिर हम जो डेटा दे रहे हैं वो लेबल डेटा है, पहले से टेबुलर फॉर्म में है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डेटा है, तो हम सुपरवाइज लर्निंग यूज़ करते हैं। सुपरवाइज लर्निंग में बहुत सारी एल्गोरिदम है, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन की बहुत सारी एल्गोरिदम है, वो यूज़ करते हैं। लेकिन जब हमारा डेटा अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तब हम अनसुपरवाइज लर्निंग प्रोसेस यूज़ करते हैं, यानी अनसुपरवाइज की एल्गोरिदम यूज़ करते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा इन एल्गोरिदम पे नहीं जाऊंगा क्योंकि ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है, तो ज़्यादा डिटेल में यहाँ जाना सही नहीं होगा, ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। आगे एक एक करके हम ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। डेटा साइंस का पूरा कोर्स कवर करेंगे, सभी तरह की लर्निंग प्रोसेस सीखेंगे और सभी तरह के एल्गोरिदम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे सुपरवाइज होता है, कैसे अनसुपरवाइज होता है। या ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। अनसुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास डेटा का कोई लेवल नहीं होता है, डेटा अनलेबल है और लार्ज अमाउंट में है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो सिस्टम है, मशीन है, वो खुद से डेटा को कैटेगराइज भी करे, खुद से उसका कैटेगराइजेशन और स्ट्रक्चर बनाए और तब उसे प्रोसेस करे। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं अनसुपरवाइज। मतलब इस बार हम मशीन को सुपरवाइज नहीं कर रहे होते हैं, वो खुद से खुद को सुपरवाइज कर रहा होता है। तो वो एल्गोरिदम यूज़ करते हैं। और यही दो मेन पैटर्न है मशीन लर्निंग के, दो मेन कैटेगरी हैं। इन्हीं दोनों का यूज़ करके हम थोड़ा एडवांस लेवल की मशीन लर्निंग भी करते हैं, जिसे हम डीप लर्निंग या रीइंफोर्समेंट लर्निंग भी कहते हैं। तो होता क्या है कि जब डीप लर्निंग पे आप जाते हो तो जैसे दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं, वैसे ही कंप्यूटर के अंदर भी न्यूरल नेटवर्क बनाया जाता है, और न्यूरल नेटवर्क बना करके आपके मशीन सॉफ्टवेयर को, मशीन को बिल्कुल इंसान की तरह सोचने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो इसको हम डीप लर्निंग कहते हैं, जो एक्चुअल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेन लेवल है, जहाँ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअल में स्टार्ट हो जाता है अच्छी लेवल पे। सुपरवाइज लर्निंग में भी एआई का परसेंटेज होता है, लेकिन बहुत कम परसेंटेज होता है, बहुत नॉमिनल परसेंटेज होता है जो सुपरवाइज लर्निंग है। लेकिन जब आप डीप लर्निंग पे जाते हो तो वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअल लेवल पे आ जाता है, जो इस समय वर्ल्ड वाइड जैसे चैट जीपीटी आप देखते हो, तो ये सब डीप लर्निंग के एल्गोरिदम्स पे काम करता है। गूगल, यूट्यूब, ये सब डीप लर्निंग के एल्गोरिदम पे काम करते हैं। और इमेज प्रोसेसिंग, जैसे इंस्टाग्राम भी इमेज को प्रोसेस करता है, तो ये सब डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। फेशियल रिकॉग्निशन, आप देखते हो कि आजकल पासवर्ड ऐसे हैं कि आपके फेस से खुलते हैं। ये सब क्या है? ये डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट हैं, जो एक्चुअल में न्यूरल नेटवर्क की तरह काम करते हैं, जैसे कि इंसान का दिमाग। और रीइंफोर्समेंट लर्निंग कहलाती है जब जब आपका कंप्यूटर खुद से खुद को इम्प्रूव करे। जैसे मान लो कि आज आप कोई गलती करते हो और आपको बताया जाए, आपको फीडबैक मिल जाए, तो आप कल को उसे इम्प्रूव करते हो। आप फेल हुए हो आज की डेट में, तो और पढ़ाई करोगे और रिजल्ट को सही करने की कोशिश करोगे। इसको बोलते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग।
तो आजकल वेबसाइट्स आपसे जो फीडबैक मांगती हैं, आपको फीडबैक देना होता है, स्टार्स प्रोवाइड करने होते हैं, 5 स्टार 4 स्टार। ये बेसिकली क्या करते हैं, इसीलिए कि वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग कर सकें, वो जो सर्विस दे रहे हैं उसकी क्वालिटी का अंदाज़ा लगा सकें, और अगर क्वालिटी ख़राब आ रही है तो वो खुद को सुधार सकें। तो ऐसा सॉफ्टवेयर भी हम बना पाते हैं जो खुद से खुद को इम्प्रूव करे। जैसे चैट जीपीटी एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग पे बेस्ड डीप लर्निंग का एक एप्लीकेशन है, एक चैटबॉट है, जो खुद से खुद को इम्प्रूव भी कर रहा है, अपनी मिस्टेक्स को समझ रहा है, लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है, उनके फीडबैक ले रहा है, और उससे खुद को इम्प्रूव करता जा रहा है, डे बाई डे खुद को इम्प्रूव करता जा रहा है। तो ये बेसिकली रीइंफोर्समेंट लर्निंग है, जब आप खुद से इम्प्रूव करें। अगर एक बार मॉडल बन गया और वो सिर्फ एक ही पैटर्न पे काम करता है, खुद से खुद को इम्प्रूव नहीं करता है, तो उसको हम बोलेंगे वो नॉर्मल डीप लर्निंग या नॉर्मल सुपरवाइज अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग नहीं है। लेकिन जो एक्चुअल एआई है, जो इंटेलिजेंस होता है, वो तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग पे काम करता है, उसे खुद से सीखना भी चाहिए। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो एक्चुअल एआई है वो डीप लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग के प्रोसेस को एक्सेप्ट करता है। तो एआई बेसिकली एक एबिलिटी है कंप्यूटर की या रोबोट्स की, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को यूज़ करता है या इंटेलिजेंस की तरह काम करता है, या ऐसे काम करने की कोशिश करता है जिनके लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम एआई कहते हैं। और बहुत सारे एआई के एप्लीकेशंस हम लोग देखते हैं। देखो, सबसे पहले समझते हैं कि इंटेलिजेंस की पहचान क्या है। तो मैंने आपको बताया कि विजुअल परसेप्शन एंड लर्निंग, चीज़ों को देख करके, या स्पीच रिकॉग्निशन, चीज़ों को सुन करके पहचानना और सीखना, डिसीजन मेकिंग, या फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो गूगल करता है, या फिर रीजनिंग एबिलिटी हो, तर्क करने की शक्ति हो, यही इंटेलिजेंस की पहचान है। तो अगर ये क्वालिटीज सिस्टम के अंदर आने लग जाएं तो हम बोलेंगे हमारा सिस्टम इंटेलिजेंट हो गया। अब क्योंकि आर्टिफिशियल, इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे एग्जाम्पल आप देखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशंस आप देखते हैं। जैसे मान लो आपका गूगल, आप कोई एक वर्ड टाइप करो तो उसके आगे वो नए सजेशंस देता है। जैसे आप डेटा टाइप करोगे, साइंस या एनालिटिक्स, इस तरह की चीज़ें अपने आप आगे लिख करके वो दे देता है। वो कैसे देता है? क्योंकि इतने सारे लोगों ने वर्ल्ड वाइड ये वर्ड सर्च किया हुआ है, तो वो डेटा के साथ साइंस और एनालिटिक्स एनालिस्ट, इनकी एसोसिएशन को समझता है, इसलिए वो अगले वर्ड को सजेस्ट कर देता है आपको। या फिर जैसे इमेज सर्चिंग होती है, गूगल में आजकल इमेज सर्चिंग भी होती है। आप अपनी फोटो उस पर अपलोड करके सर्च कर सकते हो, तो वो गूगल अपने सर्वर में ढूंढेगा कि ऐसा पर्सन कहीं है, और उससे रिलेटेड फोटोज आपको सर्च करके देगा। तो हमेशा इतना एक्यूरेट जरूरी नहीं कि हो, बट वो कोशिश तो कर रहा है। तो इसको बोलते हैं इमेज सर्चिंग। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो भी हम डीप लर्निंग बोल रहे थे, उन सब एप्लीकेशंस को यूज़ करके बनाया गया है। जैसे रिकमेंडेशन सिस्टम आपको नेटफ्लिक्स या यूट्यूब पे मिलता है, या फिर अमेजन फ्लिपकार्ट पे मिलता है। आप कोई एक प्रोडक्ट परचेज करते हो, आप कोई वीडियो यूट्यूब पे देखते हो, आप कोई मूवी देखते हो, तो थोड़ी देर बाद उसी से रिलेटेड मूवीज़ और वीडियो आपको सजेशन में मिलने लग जाते हैं। तो ये रिकमेंडेशन सिस्टम है, जो नॉर्मल वेबसाइट्स में भी होता है। जैसे कि करियर से रिलेटेड आप रिकमेंडेशन सिस्टम बना सकते हैं, या फिर देख सकते हैं वेबसाइट्स के पास होता है। आप अपनी क्वालिफिकेशन दो, आप अपना इंटरेस्ट बताओ, अपनी एज बताओ, और वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको, वो सॉफ्टवेयर आपको सजेस्ट कर देगा कि आपको कौन से फील्ड में करियर बनाना चाहिए। तो ये रिकमेंडेशन सिस्टम है। सेल्फ ड्राइविंग कार के बारे में आपने सुना होगा, टेस्ला, या फिर गूगल ने भी इस पे काम किया हुआ है। ऑटोमेटिक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, गूगल आपको ट्रांसलेशन का ऑप्शन देता है। आप हिंदी में वेबसाइट देखना चाहते हैं या इंग्लिश में देखना चाहते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। फेशियल रिकॉग्निशन मैंने आपको बताया, पासवर्ड में। या फिर कंप्यूटर गेम्स आप देखते हो, चेस आप खेलते हो, तो चेस की जो मूव आप चलते हो ना, तो सिस्टम भी उस टाइम पे सोच करके वो मूव चल रहा होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कि वो एआई बेस्ड एप्लीकेशन है, जो कंप्यूटर चेस खेल रहा है। अब वो अलग बात है कि इस समय जो वर्ल्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो वीक लेवल पे है। वीक लेवल का मतलब है वो सिर्फ एक ही चीज़ पे काम कर सकता है। जैसे कंप्यूटर गेम जो खेल रहा है वो गेम ही खेल सकता है, वो यूट्यूब के सजेशन नहीं दे सकता। या फिर जो यूट्यूब के सजेशन दे रहा है वो गेम नहीं खेल सकता। किसी एक फील्ड में अपना इंटेलिजेंस यूज़ कर पाते हैं, सभी फील्ड में नहीं कर पाते हैं। हम आप सभी फील्ड में कर लेते हैं, तो हम जो है वो स्ट्रॉन्ग एआई में आते हैं, और कंप्यूटर अभी वीक एआई में है। डेवलप हो गया है वर्ल्ड में वीक एआई, लेकिन स्ट्रॉन्ग एआई को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। और स्ट्रॉन्ग एआई डेवलप हो गया तो वो सुपर एआई में पहुंच जाएगा 24 घंटे के अंदर। तो उस समय हो सकता है कि वो हमारे लिए खतरा बन जाए, क्योंकि वो सीखेगा, लेकिन क्या सीखेगा, क्या डिसीजन लेगा, वो उस पर डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा डिसीजन ले या अच्छी चीज़ें सीखे, क्योंकि सीखना, सबका इंटेलिजेंस अलग अलग होता है, तो अलग अलग तरह की चीज़ें वो सीखता समझता है। तो इस पर बहुत सारी मूवीज़ भी बनी हैं। कई लोगों का मानना है कि हमारे लिए खतरा हो सकता है। और बहुत सारे जो एक्चुअल में बड़े लेवल के साइंटिस्ट डेवलपर हैं एआई फील्ड के, मशीन लर्निंग के फील्ड पे,
उन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया है कि एआई हो सकता है आने वाले टाइम में बहुत सारे लोगों के लिए खतरा बने, बहुत सारे लोगों की जॉब्स इसकी वजह से जा सकती हैं। तो ये एक्चुअल में खतरा है, बहुत बड़े लेवल का खतरा है। लेकिन फिर भी जो डेवलपमेंट है वो कभी रुकता नहीं है। हम लोग उसके सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करते हैं, भले ही सबको इसके खतरे के अंदाजे हैं, सबको पता है कि ये किसी के लिए भी कितने भी किसी भी लेवल पे हार्मफुल हो सकता है, लेकिन डेवलपमेंट इसका चलता रहेगा। इसके अलावा जैसे कि स्पैम फ़िल्टरिंग आप देखते हो, तो आपके जीमेल पे जब मेल कोई करता है तो उसे पता चल जाता है कि ये स्पैम है, परेशान करने के लिए भेजा गया, ये अननेसेसरी आपके लिए, तो उसको स्पैम फ़ोल्डर में भेज देता है और जो नॉर्मल मेल होती हैं उनको इनबॉक्स में रखता है। तो वो जो जीमेल पे काम कर रहा है वो भी एक सॉफ्टवेयर ही है, वो ईमेल्स को स्टडी करता है, वो समझता है, उसका डेटा पढ़ता है और उसके बाद ये डिसाइड करता है कि ये स्पैम है। तो वो भी एक एआई है। सो गाइज हमने समझा डेटा साइंस में डेटा एनालिसिस थ्रू प्रोग्रामिंग होती है, एआई का डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सब चीज़ें डेटा साइंस के अंडर में आती हैं। तो डेटा साइंस के अंडर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की रिक्वायरमेंट होती है। ये मैंने एक स्टेप्स बनाए हुए हैं और ये समझाने की कोशिश की है कि कौन सा किसका सबसेट है। जैसे कि डीप लर्निंग एक्चुअल में मशीन लर्निंग का सबसेट है और मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस के अंडर में आता है, उसका सबसेट है। सो फाइनली हम लोग समझते हैं डेटा साइंस प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल क्या है। जैसा मैंने भी आपको बताया कि हमें अपने प्रोजेक्ट में ये क्रिस्प-डीएम मॉडल फॉलो करना होता है, इसी के स्टेप्स फॉलो करने हैं जो 6 मेजर स्टेप्स हैं। बट इन्हीं 6 मेजर स्टेप्स का यूज़ करके आप माइनर स्टेप्स भी बना सकते हो इसके, जो कि ये हैं। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाएगा और उसके बाद आप बिजनेस को अंडरस्टैंड करोगे, फिर डेटा को कलेक्ट करना शुरू करोगे, फिर डेटा को अंडरस्टैंड करोगे, फिर डेटा की क्लीनिंग, जो डेटा के मिस्टेक्स अनोमलीज हैं वो सब हटाओगे, ईडीए का प्रोसेस कहलाता है। फिर डेटा प्रिपरेशन होगा, डेटा प्रिपेयर होने के बाद उसकी मॉडलिंग, इवेल्युएशन और डिप्लॉयमेंट। तो ये लाइफ साइकिल होता है पूरा प्रॉपर, जो क्रिस्प-डीएम मॉडल पे ही बेस्ड होता है। बट माइनर स्टेप पे जाते हैं तो थोड़े स्टेप और बढ़ जाते हैं। एंड फाइनली हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपको क्या स्किल सेट चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ आपको स्किल सेट दिए हुए हैं, जैसे कि नमपाई, पेंडाज और साइकिट लर्न, ये सब पाइथन लैंग्वेज की लाइब्रेरी हैं, आपको पढ़नी पड़ेंगी, आपको पाइथन लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी अच्छे से, तभी आप डेटा साइंस फील्ड में एंटर कर पाओगे। इसके बाद आपकी थोड़ी मैथमेटिक्स अच्छी होनी चाहिए, स्टैटिस्टिक्स और अलजेब्रा आपको थोड़ी पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद डेटा विजुअलाइजेशन के लिए कुछ लाइब्रेरी हमारे पास सीबॉन और मैटप्लॉटलिब हैं, ये आपको पढ़नी है, ये लाइब्रेरीज़ हैं डेटा विजुअलाइज करने के लिए। फिर मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग, ये पढ़नी पड़ेगी, डीप लर्निंग एंड देन फाइनल प्रोजेक्ट। तो किसी भी कोर्स में प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिना प्रोजेक्ट के आप एक्चुअल प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते, उसको समझ नहीं पाते हैं, तो प्रोजेक्ट ज़रूरी है। तो ये सारे स्किल सेट रिक्वायर्ड हैं आप टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट। आपको करना है तो ये सारी स्किल सीखने होंगे। इसके अलावा एक्स्ट्रा भी बहुत सारी छोटी, जैसे कि माई एसक्यूएल की ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। आपका कम्युनिकेशन थोड़ा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एज अ एनालिस्ट और एज अ डेटा साइंटिस्ट दोनों फील्ड में आपका कम्युनिकेशन बहुत बेटर होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास बिजनेस का प्रॉब्लम स्टेटमेंट आएगा, तो अब वो डेटा साइंटिस्ट नहीं है, डेटा एनालिस्ट नहीं है, तो जो प्रॉब्लम आया उसका सोल्यूशन देने के बाद आपको ही तो एक्सप्लेन करना है, समझाना है सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही बेटर वे में। तो इसलिए आपका कम्युनिकेशन थोड़ा अच्छा होना चाहिए। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज व्हाई पाइथन इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि पाइथन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, और क्योंकि डेटा साइंस अपने आप में थोड़ी सी टफ फील्ड है, कोडिंग की फील्ड है, तो अगर आप यहाँ पे कोई टफ लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो आपको दो प्रॉब्लम सॉल्व करनी होंगी। एक अपने एआई या मशीन लर्निंग की प्रॉब्लम, और दूसरा उस लैंग्वेज का स्ट्रक्चर, उस लैंग्वेज के सिंटैक्सेस टफ हो जाते हैं, है ना। जैसे मान लो कि आपको फिजिक्स के टॉपिक पे लेक्चर देना है, अब आप इंग्लिश आपको बहुत अच्छी आती है और जब आप स्टेज पे पहुंचे तो हम आपसे बोल रहे हैं कि आपको इंग्लिश में नहीं हिंदी में ये डिफाइन करना है, स्पीच देनी है। तो अब आप फिजिक्स के टॉपिक पे फोकस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप हिंदी में बोलोगे तो हिंदी संभालोगे, या फिर हिंदी आपको अच्छी आती है और हमने कहा इंग्लिश में देना है, तो आप इंग्लिश में कहाँ पे एट लगाना है, कहाँ पे इन लगाना है, कहाँ पे इज लगाना है, ये सब हैंडल करने लग जाओगे। तो लैंग्वेज की कॉम्प्लेक्सिटी साथ में आप हैंडल करोगे और साथ में आप फिजिक्स का टॉपिक, तो आप फिजिक्स में अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं पाओगे। तो इसलिए सिंपल लैंग्वेज, सिंपलेस्ट लैंग्वेज अगर आप यूज करो तो आप फिजिक्स ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, आपकी स्पीच बेटर होगी, क्योंकि आप अच्छे से समझा पाओगे फिजिक्स। आपका पूरा फोकस फिजिक्स पे रहेगा, ना कि लैंग्वेज पे। तो वैसे ही किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लैंग्वेज एक मीडियम होती है, और अगर मीडियम टफ हो जाए तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। तो पाइथन एक सिंपल लैंग्वेज है, इसलिए एआई में, डेटा साइंस में बहुत ज़्यादा यूज होती है, और इतना ज़्यादा यूज होती है, ये ओपन सोर्स भी है, इसका सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल है, ये लोगों के दिए हुए सजेशंस, कंट्रीब्यूशंस को एक्सेप्ट करती है,
इसलिए ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। हर तरह के सॉफ्टवेयर इससे बनते हैं, जनरल पर्पज़ है, बहुत बड़ी लैंग्वेज है ये। पाइथन अपनी लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क के लिए जानी जाती है। सबसे ज़्यादा लाइब्रेरी पाइथन की, सबसे ज़्यादा हर फील्ड में, चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, चाहे वो एंड्रॉयड के सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम की डिज़ाइनिंग हो, चाहे वो डेटा साइंस हो, मशीन लर्निंग हो, किसी भी फील्ड में आप जाओगे, माइक्रो लेवल पे किसी भी डिज़ाइनिंग पे आप जाओगे तो आपको पाइथन मिल जाएगी। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ये बनाती है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। जैसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि ऐसा सॉफ्टवेयर बनाती है जो एक बार डिज़ाइन करो और सभी डिवाइसेस पे चल जाता है, सभी प्लेटफॉर्म पे चल जाता है। तो खैर, इतना डिस्कशन पाइथन के बारे में काफ़ी है। पाइथन एक्चुअल में क्यों इंपॉर्टेंट है, ये ओपन सोर्स का एक्चुअल मतलब क्या है, मल्टी पैराडाइम का मतलब क्या है, ये बहुत डिटेल टॉपिक है और इनको मैं डिटेल में डिस्कस करना चाहता हूँ एक दूसरे वीडियो में। तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसका नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा वो पाइथन पे ही होगा। पाइथन के बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगा कि वर्ल्ड वाइड पाइथन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो हम लोग एक सेपरेट लेक्चर में इसको समझेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वीडियो ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। सो आई थिंक डेटा साइंस से रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं और आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे। इवन अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।